नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में मिली बड़ी राहत की, बीजेपी के कद्दावर नेता हेमराज वर्मा के फिर से सपा में जाने वाली खबरों की, और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयानों से मची हलचल की, और आखिर में बात होगी अनिल अंबानी की गिरती सल्तनत की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केजरीवाल मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, शराब घोटाले मामले में कोर्ट ने किया बरी। सच की जीत हुई, शराब घोटाले में केजरीवाल बरी होने पर बोली पत्नी सुनीता। होली पर सीएम योगी का तोहफा, कर्मचारियों को एडवांस वेतन और 3 छुट्टी देने के दिए निर्देश। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन, ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में ली अंतिम सांस। कोलकाता में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 5.0 तीव्रता हुई दर्ज। सत्य और न्याय की जीत, केजरीवाल सिसोदिया के बरी होने पर बोले अखिलेश यादव। कानूनी प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई, केजरीवाल पर भाजपा का निशाना। सनातन पर चोट बर्दाश्त नहीं, शंकराचार्य के बचाव में आई राजा भैया की बेटी। सोने चांदी ने फिर चौंकाया, 2,68,000 के पार निकली चांदी, 1,60,150 रुपए पहुंचा गोल्ड। बड़ी गिरावट के बाद बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 661 अंक टूटा, निफ्टी 25,200 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले मुद्दे के बारे में। आज दिल्ली की सियासत में वो भूचाल आया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। पिछले 2 सालों से जिस कथित शराब घोटाले के नाम पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सलाखों के पीछे रखा गया, आज अदालत के फैसले ने पूरे मामले की बुनियादी हिलाकर रख दी है। जी हां, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि दावों से नहीं, सबूतों से इंसाफ होता है। ऐसे में सवाल है कि आज सत्य की जीत हुई है या राजनीति का सबसे बड़ा पर्दाफाश। चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक फैसले की एक एक बारीक जानकारी। आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने आज शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए सीबीआई की जमकर क्लास लगाई। कोर्ट की तलख टिप्पणियों ने मामले की दिशा ही बदल दी। कोर्ट ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप तय करने से साफ इनकार कर दिया। जज ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा पेश की गई सामग्री और गवाहों के बयान किसी भी तरह से आरोपों को साबित करने के लिए काफी नहीं है। कोर्ट ने जांच की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि चार्जशीट में कई गंभीर खामियां हैं और भविष्य में एजेंसी को निष्पक्षता बरतने की सख्त हिदायत भी दी गई। वहीं इस मामले में सबसे पहले पूर्व आबकारी कमिश्नर कुलदीप सिंह को राहत मिली। इसके बाद मनीष सिसोदिया और अंत में अरविंद केजरीवाल को बरी करने का आदेश जारी किया गया। वहीं अदालत के बाहर का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। दिल्ली की राजनीति का सबसे सख्त चेहरा माने जाने वाले अरविंद केजरीवाल आज कैमरे के सामने भावुक होकर रोने लगे। रुदे गले से उन्होंने कहा कि ये आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मिलकर मेरी छवि खराब करने और मेरी पार्टी को खत्म करने के लिए ये पूरा जाल बुना। मुझे 6 महीने और मनीष को 2 साल तक नर्क जैसी जिंदगी दी गई। टीवी चैनलों पर मेरा चरित्र हनन किया गया, मुझे भ्रष्ट कहा गया, लेकिन आज भगवान ने न्याय किया है। मैंने जिंदगी भर सिर्फ ईमानदारी कमाई है और आज कोर्ट ने भी मुझे कट्टर ईमानदार मान लिया। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। आती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है
कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। वहीं फैसले के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल था। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर दहाड़ते हुए कहा, संसद में कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, वह शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी शासन कर रहा है, जिसने साजिश रचकर हमारे नेताओं को यातनाएं दी। दूसरी तरफ बरी हुए मनीष सिसोदिया ने इसे संविधान की जीत बताया। आपको बता दें, ये मामला 2022-23 की दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा था। सीएजी की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नई नीति से सरकारी खजाने को 2026 करोड़ का घाटा हुआ है। आरोप था कि लाइसेंस देने में गड़बड़ी हुई और चुनिंदा शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत ली गई। इसके बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही कस्टडी में लिया। मनीष सिसोदिया को भी करीब 2 साल जेल में बिताने पड़े। हालांकि भले ही राउज एवेन्यू कोर्ट से आप नेताओं को बड़ी जीत मिली हो, लेकिन जांच एजेंसियां पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। सीबीआई के वकीलों ने संकेत दिया है कि वे इस फैसले का विस्तृत अध्ययन करेंगे और इसे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। एजेंसी का कहना है कि वे इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं और ऊपरी अदालत में अपील दायर की जाएगी। फिलहाल दिल्ली की फिजाओं में आज इंकलाब और न्याय के नारे गूंज रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के आंसू और कोर्ट की फटकार ने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या वह वाकई एक राजनीतिक षड्यंत्र था या जांच एजेंसी की नाकामयाबी? फैसला जनता की अदालत में भी होगा, लेकिन फिलहाल के लिए केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए ये किसी पूर्व जन्म से कम नहीं है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहते हैं कि यहाँ हवा का रुख कब बदल जाए कोई नहीं जानता, और जब बात 2027 विधानसभा चुनाव की हो तो बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई हैं। जी हां, ताजा खबर आ रही है लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के कुनबे में फिर से शहनाइयां बजने के संकेत मिल रहे हैं। पूर्व मंत्री और पीलीभीत के कद्दावर जमीनी नेता हेमराज वर्मा ने अचानक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इस एक मुलाकात ने पीलीभीत से लेकर लखनऊ तक के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। क्या हेमराज वर्मा का भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग हो गया है? क्या लाल टोपी फिर से सजने वाली है? चलिए जानते हैं इस मामले की पूरी इनसाइड स्टोरी। आपको बता दें, जैसे ही लखनऊ में अखिलेश यादव और हेमराज वर्मा की फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही चर्चा गर्म हो गई कि घर वापसी तय है। जब मीडिया ने हेमराज से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने सदे हुए अंदाज में कहा कि अभी शामिल नहीं हुआ हूं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जिले और प्रदेश के सियासी समीकरणों पर लंबी चर्चा जरूर हुई है। वहीं राजनीति में इस चर्चा का मतलब रास्ता साफ होना ही होता है। कहा जा रहा है कि हेमराज वर्मा बीजेपी में खुद को साइडलाइन महसूस कर रहे थे और अब वह पीलीभीत की सदर सीट से सपा के टिकट पर दावेदारी ठोक सकते हैं। आपको बता दें, हेमराज वर्मा ने साल 2023 के निकाय चुनाव के दौरान सपा का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, लेकिन बीजेपी में उनका सफर उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। कुछ महीने पहले गांधी स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की मौजूदगी में एक दौड़ के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि गुरभाग सिंह का कंधा उन्हें लगा और वह गिर गए। इस घटना के बाद हेमराज ने इंटरनेट मीडिया पर जो पोस्ट लिखी, उसने साफ कर दिया था कि वह भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी बर्ताव से खुश नहीं है। तभी से उनके बागी तेवरों की चर्चा शुरू हो गई थी। दरअसल हेमराज वर्मा कोई साधारण नेता नहीं, बल्कि मिट्टी से जुड़े नेता माने जाते हैं। उनका राजनीतिक कैरियर किसी फिल्म से कम नहीं है। 2012 में उन्होंने पहली बार सपा के टिकट पर वरखेड़ा से चुनाव जीता। कहा जाता है कि जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तो हेमराज सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी अखिलेश यादव का फोन आया और कहा कि दोपहर तक लखनऊ पहुंचो, मंत्री बनना है। जिसके बाद उन्हें सीधे खाद्य एवं रसद विभाग जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंप दिया गया। तो चलिए आगे हार जीत के गढ़ आंकड़ों को भी देख लेते हैं।
2007 में पहली बार बसपा से लड़े लेकिन हार गए। 2012 में सपा से 69,000 वोट पाकर विधायक और फिर मंत्री बने। 2017 और 2022 में इन दोनों चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2022 में उन्हें 71,000 से ज्यादा वोट मिले। 2019 लोकसभा चुनाव में बरुण गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े और दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। देखा जाए तो हेमराज वर्मा के इस कदम से पीलीभीत की सियासत का पारा 45 डिग्री पर पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अब इस बात की चिंता है कि अगर एक पिछड़ा का मजबूत चेहरा वापस सपा में जाता है तो 2027 की राह कठिन हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि हेमराज वर्मा अब पीलीभीत सदर विधानसभा सीट को टारगेट कर रहे हैं और अखिलेश यादव भी अपने पुराने सिपाहियों को जोड़ने की मुहिम में जुटे हुए हैं। ऐसे में साफ है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की बिसात पर मोहरें चलना शुरू कर चुकी है। हेमराज वर्मा का घर वापसी का मोड़ ऑन है और बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब देखना यह होगा कि पीलीभीत का ये शतरंज क्या मोड़ लेता है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगले मुद्दे की तरफ। देश की सियासत में आज एक ऐसा बयान बम फूटा जिसने पुराने जख्मों और अटकलों को फिर से हरा कर दिया है। आपको याद होगा 21 जुलाई 2025 की वो तारीख जब मानसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा देकर पूरे देश को सन्न कर दिया था। उस वक्त वजह बताई गई थी खराब सेहत, लेकिन अब खुद धनखड़ साहब ने जो खुलासा किया है उसने विपक्ष और औरों को दबी हुई कहानियों को नई हवा दे दी है। राजस्थान की रेतीली जमीन से धनखड़ ने दहाड़ते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बीमार था। तो फिर आखिर वो क्या राज था जिन्हें उन्हें कुर्सी छोड़ने पर मजबूर किया था? आइए जानते हैं। आपको बता दें, राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां सांसद राहुल कसवा के घर पहुंचे थे। मौका तो पूर्व सांसद राम सिंह कसवा का हालचाल जानने का था, लेकिन धनखड़ ने अपने इस्तीफे के बंद लिफाफे को सबके सामने खोल दिया। धनखड़ ने दो टूक कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बीमार हूं, मैंने बस ये कहा था कि मैं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहा हूं। बीमार होना और स्वास्थ्य को महत्व देना दोनों अलग अलग बातें हैं। उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में भी शरीर को अहमियत देने की बात कही गई है। मैंने बस उसी फैसले के तहत पद छोड़ा था। सुनिए आगे जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा। पहला सुनिरोगी काया, मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं करती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं, वो देनी चाहिए। अपने शास्त्रों में लिखा हुआ अलग अलग कालखंड में जयसिंह जी है, जयसिंह जी है नहीं, कालखंड अलग अलग। और मैंने कितनी बार आपके नेक पढ़े, कई बार तो सीधे यहां चोट करके तो मैंने भी कई बार ऐसी बातें कह दी तो लोगों के दिल को चोट करेंगे। वहीं जगदीप धनखड़ के इस ताजा बयान ने विपक्ष नेता राहुल गांधी के उस पुराने दावे को फिर से चर्चा में ला दिया है। जब 2025 में इस्तीफा हुआ था तब राहुल गांधी ने एक रहस्यमयी बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि धनखड़ के इस्तीफे के पीछे एक बड़ी कहानी है। राज्यसभा में बेबाक बोलने वाला व्यक्ति अचानक खामोश क्यों हो गया? उन्हें क्यों छिपना पड़ रहा है? ये इस्तीफा जबरन है या कोई दबाव? इसकी एक गहरी कहानी है। दरअसल विपक्ष का आरोप था कि धनखड़ और सरकार के बीच पटरी नहीं बैठ रही है, इसीलिए उन्हें बीच कार्यकाल में ही हटा दिया गया। अब धनखड़ का ये कहना है कि मैं बीमार नहीं था, तो विपक्ष उन दावों को सही साबित कर रहा है। आपको बता दें, सियासी गलियारों में चर्चा इसलिए भी गर्म है क्योंकि 21 जुलाई 2025 को इस्तीफे से ठीक 12 दिन पहले धनखड़ ने दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी में सीना ठोक कर कहा था कि मैं सही समय पर यानी 2027 में रिटायर हो जाऊंगा अगर भगवान ने चाहा तो। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 12 दिन बाद ही उन्हें अपना स्वास्थ्य याद आ गया। हालांकि राष्ट्रपति को लिखे पत्र में उन्होंने अनुच्छेद
67A का हवाला दिया था और पीएम मोदी व पूरी मंत्रिपरिषद का आभार जताया था। लेकिन अब के बयानों ने उन शब्दों की गर्माहट पर सवालिया निशान लगा दिया है। देखा जाए तो जगदीप धनखड़ के इस बयान ने यह तो साफ कर दिया है कि ये मामला सिर्फ डॉक्टर की पर्ची का नहीं था। क्या ये वाकई स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना था या फिर किसी गहरे सियासी टकराव का नतीजा? धनखड़ की खामोशी अब शब्दों में बदल रही है और ये शब्द आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति में और गर्मी पैदा करेंगे। ये देखना और भी काफी दिलचस्प हो सकता है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। कॉर्पोरेट जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। एक समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार रहने वाले अनिल अंबानी की मुश्किलें का अब पहाड़ जैसी बड़ी हो गई हैं। कल तक जो शहंशाह थे, आज उनकी सल्तनत पर कानून का हथौड़ा चला। जी हां, सीबीआई ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी आरकॉम के खिलाफ एक नया और बड़ा धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। इतना ही नहीं, ईडी ने उनके सपनों के महल अवार्ड को भी सील कर दिया है। आपको बता दें, सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है और ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। मुंबई स्थित अनिल अंबानी के घर और रिलायंस कम्युनिकेशन के दफ्तरों को सीबीआई की टीमों ने खंगालना शुरू कर दिया है। जांच एजेंसी को लोन ट्रांजैक्शन से जुड़े कई ऐसे कच्चे चिट्ठे और दस्तावेज मिले हैं जो अनिल अंबानी की मुश्किलें कई गुना बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें, छापेमारी से पहले अनिल अंबानी एक अन्य मामले में ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, जहां अधिकारियों ने उनसे लगातार 9 घंटे तक तीखे सवाल जवाब किए। आरोप यह है कि साल 2013 से 2017 के बीच अनिल अंबानी ने सफेद पोश हेराफेरी की, पैसा लिया कहीं और लगाया कहीं। आरकॉम ने बैंक ऑफ बड़ौदा से बिजनेस बढ़ाने के नाम पर भारी भरकम लोन लिया, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कंपनी के काम करने के बजाय शेल कंपनियों और अपनी दूसरी कंपनियों में फर्जी ट्रांजैक्शन दिखाकर डाइवर्ट कर दिया गया। इस हेराफेरी की वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा को सीधे तौर पर 2220 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। वही इस पूरी कार्रवाई में सबसे बड़ा झटका ईडी ने दिया है। मुंबई की पाली हिल स्थित अनिल अंबानी का आलीशान बंगला अब सरकारी कब्जे में है। कानून के तहत ईडी ने इसे अटैच कर लिया है। आपको बता दें, ये मामला नया नहीं है। अनिल अंबानी की कंपनी का खाता 2017 में ही एनपीए घोषित किया गया था। अनिल अंबानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से इस खाते को फ्रॉड घोषित करने पर रोक लगवा दी थी। जैसे ही 23 फरवरी 2026 को यह स्टे हटा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बिना वक्त गवाए सीबीआई में शिकायत ठोक दी। ऐसे में अनिल अंबानी अब चारों तरफ से घिर चुके हैं। अनिल अंबानी की एक कहानी उन सब के लिए एक सबक है जो सोचते हैं कि सिस्टम से कोई ऊपर है। कल तक जो बैंकों को अपनी शर्तों पर चलाते थे, आज उनकी अपनी छत भी उनके हाथ से निकल चुकी है। क्या अनिल अंबानी इस कानूनी चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे या फिर ये उनके कॉर्पोरेट कैरियर का द एंड होगा? दिल्ली की सियासत से लेकर मुंबई के कॉर्पोरेट गलियारों तक आज आरोपों के घेरे भी टूटे और नए कानूनी फंदे भी कसे गए। चाहे वो केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी की जीत हो, धनखड़ की रहस्यमयी बयान हो या फिर अनिल अंबानी की डहती लंका, एक बात तो साफ है कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो अर्श से फर्श तक पहुंचने में देर नहीं लगती। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उनके पीछे छुपे बड़े सच के साथ। तब तक आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।